नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज जो ये तालियां भी आपने सुनी वो उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी हासिल किया है कुछ लोगों ने, और कुछ के लिए अच्छी बात यह है कि ये लड़ाई अब आसान हो गई है। हाल में ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया। हर साल ये जश्न मनाया जाता है और कम से कम इस बहाने हम उन तमाम जो जद्दोजहद है उसको याद करते हैं, कामयाबियों को याद करते हैं और उस बात पे फिर से ध्यान डालते हैं कि अभी भी औरतों की बराबरी की जो एक जंग है वो कितनी बाकी है। यानी कि अभी भी वो बराबरी का दर्जा जो औरतें मांग रही हैं वो बहुत सारे मामले में उन्हें नहीं मिला है। लेकिन बावजूद इसके वो तमाम लड़कियां जो अपने लिए नाम कमा रही हैं, जो उन जगहों पर जा रही हैं जहां अब तक औरतों का जाना बहुत आसान नहीं था, उन सब के नाम है ये शो आज का हम लोग। हमारे साथ यहाँ हर्षिता अरोड़ा है। सबसे पहले मैं आपको हर्षिता से मिलाना चाहूंगी जो कि फाउंडर हैं हर्षिता ऐप की, और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये ऐप बनाया है जो एप्पल पर एक पेड ऐप है जिसकी बहुत चर्चा है। 28 जनवरी को सिर्फ ये लॉन्च हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर प्रियंका भट्ट हैं जो लगातार कैंपेन कर रही हैं वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ। हमारे साथ यहाँ पर निखत जरीन हैं जो बहुत ही युवा बॉक्सर हैं। इनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, और इनके पीछे इनके पिता की मेहनत भी है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ। मेरे साथ यहाँ पर शोएबा सल्धाना है जो को फाउंडर हैं एनफोल्ड की, और इनसे जानेंगे हम कि एनफोल्ड किस तरह से औरतों को वो ताकत, वो सशक्तिकरण के लिए क्या काम कर रहा है और औरतों की हिफाजत के लिए कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। हर्षिता से शुरुआत करेंगे। हर्षिता, सबसे पहले मैंने आपके बारे में अखबार में भी पढ़ा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये लगी कि आपने स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और आपको लगा कि ये सब कोई फायदा नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो कैसे ये हुआ, ये बताएंगे आप में? मेरा कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ माय कंप्यूटर साइंस टीचर। सो मुझे और टाइम चाहिए था प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम करने के लिए, एंड स्कूल की वजह से ज़्यादा टाइम कंसंट्रेट करने के लिए नहीं मिल रहा था। सो मैंने होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग में रिसर्च स्टार्ट करी, एंड मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स को लोगों को कांटेक्ट करा जिन्होंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के पाथ पे रखा था। सो फॉर एग्जांपल मैंने सुप्रिया राज को कांटेक्ट करा था जिनकी बेटी ने भी होम स्कूलिंग करी थी, सो ताकि मुझे और इन्फॉर्मेशन पता चले कि ये पाथ कैसा है। सो कुछ। और ये किस क्लास में हुआ? आप किस क्लास में पढ़ रही थी जब आपने सोचा कि स्कूल छोड़ के होम स्कूलिंग करनी चाहिए? क्लास 9th में, जब सब लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अब हमें बोर्ड के एग्जाम देना 9th 10th के बाद। और जो आपने ऐप डेवलप किया है उसके बारे में बताइए। एप्पल के लिए ये पेड ऐप है। राइट। क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर एक ऐप है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज के प्राइजेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप 1000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं फ्रॉम ओवर 19 एक्सचेंजेस एंड इन 32 फिएट करेंसीज। मैंने ऐप लॉन्च किया था 28 जनवरी को, एंड विद इन 2 to 3 days ऑफ लॉन्च उसको ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ डाउनलोड्स मिल गए थे। ये पेड ऐप था, एंड उसकी वजह से विद इन 24 आवर्स ऑफ लॉन्च एप्पल के ऐप स्टोर पर नंबर 2 ऐप बन गया था इन फाइनेंस कैटेगरी। एंड रेडिट पे वायरल था, एंड देन प्रोडक्ट हंट पे फीचर हुआ था, एंड ओवरऑल हर जगह थोड़े और मीडिया न्यूज़ आई थी, एंड विद इन 4 weeks 2000 डाउनलोड्स क्रॉस हो गए थे। बहुत सारे लोग जो आपकी उम्र के हैं और उसके बाद बड़े भी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है पहले तो ये नहीं जानेंगे। बिटकॉइंस आपका कब इंट्रोडक्शन हुआ? मेरा फर्स्ट टाइम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एज अ वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था इन अराउंड 2016, जब मैं अपनी एक मंथली मैगजीन जो मैं रीड करती हूँ डिजिट, उसमें एक चैप्टर था इससे रिलेटेड, तो मैंने वहाँ पर रीड करा एंड देन मैंने फर्दर इंटरनेट पर रिसर्च करी। सो मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लर्न किया कि कैसे हम ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं एक्सेट्रा। बट देन मैंने उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं करा। बट इन 2017 क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन वाज लाइक ऑल ओवर द इंटरनेट। बॉक्सिंग भी एक, हालांकि अब तो फिल्में बन रही हैं इसके ऊपर और बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही हैं, फिर भी एक ऐसा फील्ड जहां पे लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं रहीं। पर आपके केस में, आप निज़ामाबाद की रहने वाली हैं, तेलंगाना की, आपके केस में वो कौन शख्स थे, आपके पिता, आपकी माँ, जिन्होंने आपको इस फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर किया? जी, पहली बात तो मैं पहले एक एथलेटिक्स रनर थी। मैं 100 to 100 मीटर मेरा इवेंट था। तो मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होने वाला था। उसके लिए मैं मेरी दीदी 10th क्लास में थी, उसके स्टडी आवर्स के लिए मुझे वेट करना पड़ता था 5:30 के लिए।
5:30 तक। तो वो टाइम तक मैं ग्राउंड में हमारी ट्रेनिंग चलती थी, वो लोग प्रिपरेशंस चल रहे थे स्पोर्ट्स मीट के लिए। तो मैं मेरी क्लासमेट थी, वो 100 मीटर रनर थी वो भी, तो उसके साथ मैंने भी एज ए फ्रेंड ज्वाइन कर लिया था रेस। तो वो लोग ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से कर रहे थे वो लोग ट्रेनिंग। तो सर ने कहा कि आप भी आ जाओ, ज्वाइन करो आपके फ्रेंड के साथ। तो जब हमारी रेस लगाई थी, मैंने सबको पीछे कर दिया था। तब वो सर भी शॉक हो गए थे कि ये लड़की में इतना मतलब स्टेमिना कहाँ से है। एक दिन मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, वहाँ पे देखा अर्बन गेम्स चल रहे थे, लोकल डिस्ट्रिक्ट गेम्स। तो मैंने देखा हर गेम में लड़कियाँ थी एक्सेप्ट इन बॉक्सिंग। तो मैंने अपने पापा से सवाल किया कि बॉक्सिंग में लड़कियां क्यों नहीं है, बॉक्सिंग बस मर्दों का गेम है क्या? तो मेरे पापा ने कहा लड़कियों में इतना दम नहीं होता है बॉक्सिंग खेलने के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्यों लड़कियों को इतना कमज़ोर क्यों मानते हैं सारे। तो मैं बचपन से ही मैं लड़कों के साथ रही हूँ, मेरा लड़कों का ही गैंग था। क्योंकि तो क्या वो उस दिन आपने सोचा कि लड़कियों में दम है, हाँ, मैं बॉक्सिंग करूंगी, करूंगी, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी सबको कि लड़कियों में दम है। ऐसे किस उम्र की थी आप तब? उस टाइम मैं 13 इयर्स की थी। तो मेरे पापा को बोला कि मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करूंगी जी। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया अपने पापा की परमिशन लेके, स्टार्टिंग में पापा भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि मुझे अरे लड़की है, मतलब एक तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ मैं, तो आज तक कोई लड़की वहाँ पे स्पोर्ट्स में थी नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट से, खास करके बॉक्सिंग में नहीं होंगी, स्पेशली इन बॉक्सिंग। तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। देन स्टार्ट वहाँ पे बॉक्सिंग में बस मैं अकेली लड़की थी। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने, पापा ने सपोर्ट किया, पर आप जैसे कह रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी से थी और कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स में नहीं था, तो पापा के ऊपर क्या कभी किसी ने कहा कि बेटी को कहाँ भेज रहे हैं? बहुत लोग ने कहा। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मेरे पापा को बोले कि अरे आपकी बेटी को बॉक्सिंग में क्यों डाला, लड़कियां पढ़ाई करते हुए अच्छी लगती है, उसके बाद तो शादी करके ससुराल भेज देना होता है। तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उन लोग की किसी की बातें नहीं सुनी है। सो फिर क्रिटिसाइज्म बहुत मिला है मुझे कि मुस्लिम लड़की है, ये क्यों मतलब बुरखा में होना चाहिए, ये कहाँ शॉर्ट्स एंड स्लीवलेस पे घूमेगी, ये कहाँ ये बॉक्सिंग में रिंग में जाएगी। और तो कोई लड़की थी नहीं वहाँ पे, तो मैं लड़कों के साथ करती थी। तो एक तो मुझे बहुत पंचेस पड़ते थे। एक दिन मुझे मेरी आंख काली हो गई थी, मेरे नाक में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। तो मैं ऐसे ही घर गई थी, तो मेरी मम्मी देख के मुझे रोने लग गई कि बेटा मैंने तेरे को बॉक्सिंग में इसीलिए नहीं डाला कि तेरा फेस खराब हो जाए, तेरा फेस ऐसे खराब हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा। तो तब मैंने मेरे मम्मी को बोला था, मम्मी आप टेंशन मत लो, जब मेरा नाम हो जाएगा दूल्हों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल, और उसके बाद से अवार्ड्स की लाइन भी लग गई है, लगातार ये चल रहा है। तो अभी आपने 2011 में वुमेन्स जूनियर एंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जीती वहाँ पे। 2015-16 में सीनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया आपने और बेस्ट बॉक्सर बनी वहाँ पर। आप प्रियंका, जो कैंपेन आपका है, जो एक पूरी मुहिम आपने छेड़ी है वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ, उसके बारे में हमें बताएंगे कि ये आपने कब शुरू किया और किस तरह की कहानियां या कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी ये होता है और ये बातें सामने आई आपके कि आपको लगा कि इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आपके शो पे यहाँ पर बुलाया है। एंड सेकेंडली फर्ज खान जी का, जिनका ह्यूमैनिटी एनजीओ है, उनको मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनके थ्रू आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। कैंपेन नहीं है, ये मेरी एक लड़ाई है। सिर्फ कैंपेन नहीं कर रही हूँ मैं, वर्जिनिटी टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये क्या है। मेरी कम्युनिटी जो है, कंजार भाट समाज जो है, जिसका बेस जो है राजस्थान को बिलोंग करता है एंड ऑल ओवर इंडिया में ये कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एंड शादी के रात को दूल्हा दुल्हन को लॉज पर ले जाया जाता है और लॉज के बाहर फैमिली के कुछ मेंबर्स बैठे रहते हैं
एंड अंदर उनको इंटरकोर्स के लिए भेजा जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में सुहाग रात जो होती है, तो मेरे कम्युनिटी में मैंने कोई सुहाग रात देखी नहीं है, फर्स्ट नाइट देखी नहीं है, सीधा टेस्ट होता है, कोई सुहाग रात होती नहीं है मेरे कम्युनिटी में। और लॉज के बाहर मतलब रूम के बाहर लोग बैठे रहते हैं, नॉक करके उनको लिटरली 5-10 मिनट्स में पूछते हैं हो गया क्या करके, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए भेजते हैं। वाइट बेडशीट के साथ लड़का अंदर जाता है, ब्राइड ग्रूम। ये अभी भी होता है, ये प्रैक्टिस आज के डेट में भी होता है। तो और उसको अंदर जाके इंटरकोर्स करके बाहर आके वो लाल खून का जो धब्बा है जो व्हाइट बेडशीट पर उसको लेकर आना है और बाहर आके उसको बताना है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। तो अगर वो वर्जिन है तो उसका जो खून है वर्जिनिटी का वो उसके पिता का लाल सहरा है। आपकी जो लड़ाई है वो आप क्या लोगों में जागरूकता फैलाना या किस तरह से आप काम करती हैं इसके ऊपर? एक्चुअली हमने सबसे पहला मीटिंग लिया था, मेरा कज़न है विवेक जिसने ग्रुप फाउंड किया था स्टॉप द वी रिचुअल, और वो वी रिचुअल को हमको स्टॉप करना है वर्जिनिटी को, तो उसके रिगार्डिंग हमने मीटिंग लिया था। उसका फोटो हमारा जो हमने लिया था ग्रुप का वो वायरल हो गया एंड पूरे कम्युनिटी में पता चल गया कि हमारी इस महत्वपूर्ण प्रथा को रोकने का कुछ लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो गए होंगे। बहुत सारे नहीं, 90% कम्युनिटी खिलाफ है, आज भी खिलाफ में है। हमारे खुद के रिलेटिव्स खिलाफ में है, मेरा खुद का जो परिवार है पूरा रिलेटिव्स वो पूरे खिलाफ में है। बहुत गंदी गंदी गालियां सुनाई जाती है, मेरे फोटोज में गंदी गंदी कमेंट्स डाली जाती है, लोग मुझे कॉल गर्ल कह के बुलाते हैं, मतलब उनके जो जी में आए वो मुझे बोलते हैं। ऐसा हुआ कि मेरी ही कम्युनिटी की महिलाओं ने मिलके जिनके हकों के लिए, अधिकारों के लिए आज मैं लड़ रही हूँ, वही महिलाएं जिनकी सोच बहुत पुरानी है, मतलब जो एक पिछले जमाने से भी 400 सदियों से भी पुरानी जो सोच है, तो उन महिलाओं ने बैठकर मुझे मारने के लिए भी प्लान बनाया था। तो शोएबा सुल्ताना, आपने तमाम कहानियां सुनी, दो बहुत यंग लड़कियां हमारे साथ जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया इतनी कम उम्र में, और यहाँ पे प्रियंका हैं जो लगातार एक लड़ाई लड़ रही हैं इस प्रथा के खिलाफ। उसमें समर्थन औरतों ने तो नहीं दिया बल्कि अड़ंगा भी लगाया। पर ये तमाम अलग अलग कहानियां हैं, महिला सशक्तिकरण की कहानियां हैं, हिम्मत की कहानियां हैं। आप लोग एनफोल्ड में किस तरह से इसमें मदद करते हैं, मतलब सशक्तिकरण में, औरतों को जहनी तौर पे मजबूत करने में और उनको वो ताकत, वो हिम्मत देने में? स्त्री सुरक्षा ऐप कहते हैं और वो 10 लैंग्वेजेस 10 भाषाओं में है, इंग्लिश के बावजूद भी हिंदी, उड़िया, बंगाली बाकी हैं। तो इसमें हमने किया है कि पहले तो पहचान, ये मतलब वायलेंस क्या चीज़ है। तो अगर आप देखते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, जहाँ लड़कियों को मालूम नहीं है कि अगर कोई आए पास में और ऐसे करके झांक के देखते रहे या लगातार आपको पूछे कि चलो आप डिनर पे आओ जबकि कह रही है कि नहीं मुझे नहीं आना है, तो भी वो हैरेस की जा रही हैं। तो ऐसे लोगों के मतलब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और इसके लिए लॉज हैं, इसके लिए कंप्लेंट्स हैं। तो वैसे मतलब पहचानी जाए, या फिर स्टॉकिंग कहते हैं या वॉयरिज्म कहते हैं, या कोई आपकी फ़ोटो लेके उसे मॉर्फ करके फिर कहते हैं कि ब्लैकमेल करेंगे तुम्हें, तुम हमारे साथ आओ। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो एक तो है कि पहचान, दूसरी बात है इसके बारे में लॉज में क्या क्या मतलब हेल्प सपोर्ट्स हैं। फिर एक है खाली लाइन मतलब हेल्प लाइन्स, तो विमेंस हेल्प लाइन, चाइल्ड लाइन, फिर विमेंस कमीशन की लाइन्स, इसके सारे नंबर्स दिए गए हैं उस ऐप में कि आप कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। जी मैं बता दूं कि हाल में ही ये महिला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस दिन स्त्री सुरक्षा ऐप लॉन्च हुआ है, और स्त्री सुरक्षा ऐप लॉन्च हुआ इसका मतलब कि स्त्री अभी भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए सुरक्षा की ज़रूरत है अलग अलग लेवल पे, और इसलिए और सुरक्षा तब होगी जब आपको कानून की जानकारी हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके हक और अधिकार क्या हैं। स्त्री सुरक्षा ऐप जो है वो लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि आज के दिन में भी हालांकि तरक्की बहुत हुई है, बदलाव बहुत हुआ है, माइंडसेट में बदलाव बहुत हुआ है। क्या आपको लगता है कि माइंडसेट में बदलाव, हम हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे तमाम बातें करते हैं और ये तमाम सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने भी हैं, और अच्छी बात है कि इन लोगों को वो डिस्क्रिमिनेशन, या ज़रूरी नहीं कि हर औरत ये हर जगह फेस करे, तो नहीं भी है, लेकिन इसके बावजूद जो स्टीरियोटाइप्स हैं डॉक्टर शोएबा, वो कितनी हैं अभी भी सोसाइटी में? अगर आप देखेंगे तो शायद जेंडर बायसेस या फिर अगर हम पैट्रियार्की कहें तो ये तो अभी भी बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत सारी जगह फैली हुई है। और चाहे आप बहुत ही एजुकेटेड फैमिलीज़ लें
या फिर बिल्कुल अनएजुकेटेड फैमिलीज ले, सभी जगह है कि लड़कियों का जो मतलब स्तर है वो अभी भी ऊपर नहीं आया है। देयर इज़ नॉट इक्वालिटी अभी भी है। और जस्ट द फैक्ट कि मतलब जब लड़कियां रिपोर्ट करती हैं, आप निर्भया केस से लेके अगर आगे भी बढ़ें तो लड़कियों पे विक्टिम ब्लेमिंग हो जाता है कि वो कौन सी ड्रेस पहन रही थी, वो कहाँ थी, क्यों थी। तो समाज में वो सोच बदली तो है, लेकिन कई मायने में बदली है, कई मायने में नहीं बदली है। वो जो पितृसत्तात्मक समाज है वो अभी भी बना हुआ है, बावजूद इसके लड़कियां अपने लिए रास्ते बना रही हैं। और हमारे साथ जो तमाम लड़कियां हैं, जो कामयाब लड़कियां हैं अपने अपने क्षेत्र में, क्या महसूस करती हैं इसके बारे में? क्या उन्हें कभी भी इस तरह की असमानता का सामना करना पड़ा, या असमानता के अलावा समाज में जो लड़कियों के लिए क्या बेखौफ होकर रहने की जगह अभी भी बनी है? ये तमाम बहुत ही यंग लड़कियां हैं जो अभी अपनी जगह बना रही हैं। ब्रेक लेंगे हम लोग में और उसके बाद इस पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं की। वो महिलाएं जो तमाम असमानताओं के बावजूद और तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी राह खुद बना रही हैं। और ऐसी ही एक महिला हमारे साथ हैं, आरती सिंह, जो कि महिला कैब ड्राइवर हैं। महिला कैब ड्राइवर अब तो फिर भी नजर आती हैं, लेकिन एक दौर था जबकि बहुत अनोखी चीज थी और नायाब थी। कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? और बहुत सारी अब तो लेडीज स्पेशल गाड़ियाँ भी हैं, कैब्स भी हैं। मेरा सफ़र शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया, वैसे मुझे 5 साल हो गए इस लाइन में। जब मैंने ये लाइन अपने लिए चुनी थी तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ये लाइन लड़कियों के लिए सब कहते हैं कि है ही नहीं, इस लाइन में आपके लिए जाना बिल्कुल ही मतलब सेफ़ नहीं है। पर मेरा एक खुद का एक सपना था कि मैं अपने लिए कोई ऐसी लाइन चुनूँ जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो जहाँ पे लड़कियाँ जाना इससे डरती हो, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को डरा कर ही रखा जाता है। अगर वो घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है अपनी फैमिली से इजाज़त लेके, तो बाहर के लोग उन्हें करने ही नहीं देते। आपने जब ऐसा चुना था ये लाइन कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर औरतें गई नहीं हो या करने से डरती हो, तो आपको भी डराया था किसी ने? या हाँ, मेरे घर में मतलब मेरे फैमिली में से तो मुझे किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा फ्रीडम लाइफ ही जी है। बट आस पड़ोस के लोग, उन्होंने काफ़ी मना किया जब उनको पता चला कि मैं ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ। अभी आपको कैसा लगा? इतने दिनों में सेफ रहा ये आपके लिए? या मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और स्टार्टिंग में तमाम तरह के कस्टमर्स, औरतें, मर्द, तमाम कस्टमर्स लेती हैं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही गाड़ी में? नहीं, मेरे जो कस्टमर्स होते हैं वो लेडी और जेंट्स दोनों होते हैं। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और कुछ खास ऐसा करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए कि अगर कभी कोई गलत कस्टमर मिल जाए तो कैसे आप इसको हैंडल? सुरक्षा के लिए तो हमें ना अपना, एक तो हम लोग बहुत अलर्ट होके चलते हैं गाड़ी के अंदर। हम जब भी चलते हैं हम लोग ऐसे नहीं कि मतलब बैठे रहे और खाली ड्राइव करते हुए हम खाली सामने देख रहे हैं। हमें चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है, सड़कों पे भी, क्योंकि और जो हमारे साथ जो कस्टमर बैठते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका बिहेवियर कैसा है और वो मतलब उनका नेचर कैसा है। और आप ये घर और अपना काम दोनों कैसे मैनेज करती हैं? क्या ऑड आवर्स भी होते हैं कि देर रात भी गाड़ियां चला रही हैं? हाँ, क्योंकि जो हमारी जो ड्राइविंग लाइन है इसमें हमारा घर से निकलने का तो टाइम हमें पता होता है, घर जाने का कोई टाइम नहीं होता। और मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे घर का पूरा ध्यान रखते हैं जब मैं लेट नाइट घर पहुँचती हूँ। और काफ़ी लेट हो जाता है मुझे, ऐसा भी नहीं कि मतलब 10-11, कभी कभी रात को मैं 3 बजे घर पहुंचती हूँ, कभी रात को 4 बजे, कोई टाइम नहीं है मतलब इस लाइन में। आप भी टैक्सी चलाती हैं? आप अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शन्नो बेगम है और मैं फर्स्ट दिल्ली की लेडी ड्राइवर हूँ। फर्स्ट लेडी ड्राइवर? यस मैम। आपने कैसे चुनी ये लाइन? एक्चुअली मैंने जब ये लाइन चुनी थी तो एक था आज़ाद फाउंडेशन जो स्टार्टिंग कर रहा था लेडीज़ों को ड्राइवर बनाने के लिए। तो कुछ हालात ऐसे थे मेरे घर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरे 3 बच्चे थे उस टाइम पे। अभी तो 2 बेटियों की शादी हो गई है और बेटा है अभी। तो अभी तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे बना के खाना वाना खिलाता है और मेरी बहुत हेल्प। बड़ा किया उसको कि आपको बना के खाना? यस, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि हम जब माएँ अपने बेटा या बेटी का फ़र्कबाजी जो ख़त्म करनी है वो हमें अपने घर से करनी है। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो। पर जब मेरा बेटा खुद सीख जाएगा कि मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया है, मेरी मम्मी ने कपड़े धोना भी सिखाया है, तो वो आगे एक मैसेज भी बनेगा और लोग भी सीखेंगे उससे। और वो वैसे ही बराबर समाज बनाएगा जहाँ वो भी कर रहा हो और उसकी बीवी भी करे वो काम। तो बिल्कुल, तो एक सवाल सा बना रहता है ये आदमियों का ही काम क्यों है? इसमें हमें क्यों नहीं आना चाहिए?
एक पैसा अगर आदमी कमा के उससे ला रहा है तो हम औरतें भी तो कमा के, अगर हम बर्तन मांज के कमा सकते हैं तो हम स्टीयरिंग पे पैर रख के क्यों नहीं कमा सकते। तो वो चीज़ एक सोच अपने आप ही कंटिन्यू बनती चली गई और वो एक धारा बनती गई कि अब ये करना ही है और इसको देखना है कि इसमें आदमी और औरत में फ़र्क क्या है। तो जब हम लोग ड्राइवरिंग करते थे तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ड्राइवर देख के चौंकते थे और कि भी लेडीज चला रही है, तो बड़ा एक रहता था कि भाई हाँ आगे निकलना। ऐसे हिजाब लगा के गाड़ी चलाती थी आप? हाँ जी, मैं ऐसे ही चलाती हूँ हिजाब, क्योंकि अल्लाह ने बस ये कहा है कि आप चाहे पर्दे में रहो या ना रहो, अल्लाह ने कोई पाबंदियां ना औरतों के लिए रखी ना आदमियों के लिए, वो बराबरी का दिया है। लेकिन हमारे नीचे दुनिया में आने के बाद वो समाज रीति सब चीज़ बदल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जीन्स और शर्ट भी पहनी है आपने, हिजाब भी लगाया है, गाड़ी भी चलाती है, तो आप तमाम वो स्टीरियोटाइप तोड़ रही हैं और इसके साथ साथ बहुत कमाल की बात है। जी बिल्कुल। जो को देखती थी ना जब लड़कियों को पहनते हुए तो मेरा बड़ा मन करता था क्या बात है कि मैं भी पहनूं। हाँ। बड़ा होता था कि मुझे भी जींस डालनी है और पहननी है, कैसी लगती हूँ मैं भी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हम कमर्शियल लाइसेंस में आए तो हमारे को कहा गया कि आप यूनिफॉर्म में आएंगे। तो जब यूनिफॉर्म बनी तो सबने शलवार कमीज और इस तरीके से लिया, लेकिन मैंने ट्राउजर बनाया। मैंने कहा एक तरह से एक आज़ादी और अपनी एक चॉइस कि हाँ। मेरी जो मर्जी है और उसकी लिए आज़ादी है वो चुनने बिल्कुल की। मैम तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उसको तोड़ने का आपने काम किया। माइक थोड़ा सा पीछे देंगे आप। दानिश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन मिसाल है, शन्नोबी जैसे लोग हैं जो अपने स्तर पे इसको तोड़ रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। एक तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स आप काम कर रहे हैं इनफोल्ड के साथ, कितनी टूटी अलग अलग स्तर पे आपको क्या दिखता है, और जो स्त्री सुरक्षा ऐप है जो बनाया आपने उसके बारे में भी आप हमें अगर दिखाएंगे तो। ये ऐप जो है वो 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था, ये ऐप हमने लॉन्च किया है 10 लैंग्वेजेस में। तो जैसा कि डॉक्टर शेबा बोल रही थी कि ये 10 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो मैं उनकी बात दोहराऊंगा कि ये एक इमरजेंसी ऐप नहीं है, बहुत से इमरजेंसी ऐप्स भी हैं मार्केट में, और इस ऐप में मेनली चीज़ें दी गई हैं कि कैसे जाने, कैसे जानकारी हासिल करें। जो ऐप इन्होंने दिखाया वो आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप कैब्स चलाती हैं और जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है तो आपके फ़ोन पे अगर ये ऐप होगा तो आपको इसमें आपके लीगल राइट्स और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है। हर्षिता के पिताजी भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। हम वापस हर्षिता की कहानी पर आना चाहेंगे और आपके पास माइक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो तमाम माँ बाप का फोकस होता है कि बच्चों के नंबर कैसे ज़्यादा आएँ और वो बोर्ड में टॉप कर जाएं और तमाम चीज़ें। तो जब हर्षिता ने ये दिखाया कि वो इस तरह के रेगुलर स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने कैसे डील किया? आपकी कहानी बहुत सारे माँ बाप के लिए मिसाल और सबक हो सकती है सही में। मेरा नाम रविंदर सिंह अरोड़ा है। वैसे तो हर्षिता 2 अक्टूबर बॉर्न है, तब तो मुझे पहले ही था कि इतने बड़े बड़े लोग 2 अक्टूबर बॉर्न है तो कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत होती है। बिल्कुल कुछ अलग करेंगे। और ये नर्सरी से लेकर 8 तक हमेशा क्लास में फर्स्ट आई, बहुत ब्रिलियंट थी ये स्टार्टिंग से ही। 9th में जब इसने स्कूल जाना स्टार्ट करा, 1 महीना ये मुश्किल से गई होगी, पापा मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। कह रही मेरे को धूप में ना चक्कर आते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल से बात करूंगा, आपको असेंबली में नहीं खड़ा होना होगा। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने इसको क्लास में बैठने की परमिशन दे दी। लेकिन वो इसकी मन में कुछ और चल रहा था उस टाइम। 10-15 दिन बीते, पापा मुझे तो भी चक्कर आते हैं, मुझे ये वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आता है। तो 1-2 महीने तो मैंने इसको काफ़ी मतलब कोशिश करी कि ये वापस लाइन पर आ जाए, लेकिन फिर मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ शायद, कि जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या पता इसके मन में जो है वही सही हो। जैसे आपने अपनी बेटी को आज़ादी दी कि वो जो सोच रही है वो कर पाए, ये बहुत सारे माँ बाप अभी भी नहीं कर पाते हैं। हर्षिता आप बहुत लकी हैं इस मामले में, है ना। और आप MIT गई, वहाँ से आपको कितनी मदद मिली और अब आगे आपका प्लान अमेरिका जाने का है? सो MIT के प्रोग्राम में काफ़ी सारे मेंटर्स थे एंड काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो उनसे हेल्प, मेंटरशिप एंड उनसे ऐप बनाने में भी हेल्प मिलती है। मैं प्लान तो कर रही हूँ दिस ईयर, मैं ओवन वीज़ा पिटिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी वर्क नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। पर स्कूल एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सारे बच्चों को एक ही तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है?
फर्स्ट चेंज मैं कहूँगी जो सबसे इजी है करना कि स्कूल्स में इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस अलाउड होने चाहिए। एटलीस्ट मेरे स्कूल में अलाउड नहीं था एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे इंडिया के स्कूल्स में अलाउड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन पास कर जो आप नॉर्मल बुक्स में नहीं पा सकते। सो आई थिंक सबसे ईजी जो हम चेंज ला सकते हैं कि हम अलाउड करें इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस। उसके बाद आई थिंक जैसे मेरे कंप्यूटर साइंस टीचर का ओपन माइंडेड था टुवर्ड्स कि वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करे कि वो अपना टाइम एक्चुअली लर्निंग पे स्पेंड करे रादर देन क्रैमिंग पे। सो वैसा ओपन माइंडेड माइंडसेट होना चाहिए। सो आई थिंक वो सबसे ईजियर चेंजेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम को इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। जी, तो वो बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त बदल रहा है और इन सब चीज़ों को साथ साथ बदलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहती हैं लड़कियों के लिए, या हमने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की कि कैसे असमानताएं हैं और मौके बराबर के नहीं मिलते हैं। आपने खुद कहा था कि अल्टीमेट गोल ये होता है कि शादी हो जाए लड़कियों की, तो वो तमाम चीज़ें आपने भी फेस की हैं। आपने इन दोनों महिलाओं की कहानी सुनी कि कैसे एक नई फील्ड में ये गई हैं। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी आप? बस यही है कि एक्सपीरियंस जब मैं बॉक्सिंग में नहीं थी, जब मैं बाहर जाती थी तो लड़के लोग लाइन मारते थे। ऑब्वियसली जो भी लड़की बाहर जाती है लाइन मारेगी। तो पहले जब मैं बॉक्सिंग में थी तब सभी लाइन मारते हैं। जब मैं बॉक्सिंग में आ गई और मैंने जब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता और मैं जब बाहर जाती हूँ अकेले तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मेरी बहन भी एक दिन ऐसे ही कंप्लेंट किया था मुझे कि मुझे ऐसे लड़के छेड़ते ये सब। एक दिन मैं बाहर गई हूँ उसकी बहन के साथ, तो एक लड़का ऐसे ही, उसको नहीं पता होगा कि मैं बॉक्सर हूँ करके, उसने ऐसे लाइन मारा होगा, अरे बाजी क्या नाम है आपका, ऐसे करके हैदराबादी टोन में। तो उसका साइड में उसका एक दोस्त बोलता है, अरे वो बॉक्सर की बहन है, उस छेड़ मत वरना आके एक पंच मार देगी तेरे को। तो ये तो मेरी बहन लोग को भी लगता है कि फैमिली में एक बॉक्सर होना हमारे लिए एक फ़ायदा है। तो मेरा एक एम है, मेरा ड्रीम है कि मैं एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोलूँ लड़कियों के लिए। उनको एक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए हर लड़की को, क्योंकि आप आदमी पे डिपेंड नहीं हो सकते। आज मैं बोल सकती हूँ कि I'm not depend on any man or any person because I can protect myself. मैं अपने और जो सेल्फ डिफेंस है कि आप कभी भी कहीं भी निकले रात या दिन, आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो मैं यही सारे लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी पे डिपेंड मत रहो, आप इंडिपेंडेंट रहो और आप खुद को बचाओ। जी। डॉक्टर शोएबा, ये आपके ऐप में भी है, ये सेल्फ डिफेंस या अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना और मजबूत रहना, क्योंकि एक जब आप वैसे रहते हैं तो हिम्मत आती है आपको किसी भी सिचुएशन को डील करने में। इनफैक्ट जो लेडी टैक्सी ड्राइवर्स ने कहा था, उन्होंने कहा कि वो सतर्क रहती हैं, अवेयर रहती हैं अपनी सराउंडिंग्स का, क्योंकि कभी हम देखते हैं ना लड़कियां घबरा के नीचे देख के चलती रहती हैं या फ़ोन पे बात करती हुई हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि कोई पास से कोई आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ, जिससे कि हम सेफ रहें जब हम बाहर निकलते हैं। क्योंकि अभी लड़कियों का वक्त आ गया है कि वो काम पे जाए एंड टाइमिंग्स पे वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नाइट ड्यूटीज़ करनी है कि डे ड्यूटीज़ करनी है। ज़रूर कभी भी निकलो, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है। प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं जहाँ पर आज के दुनिया में जहाँ इतनी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, वहाँ हमारी ही दुनिया की इसका सच ये भी है कि ये भी हो रहा है, वर्जिनिटी टेस्ट जैसी चीज़ें भी हैं। तो महिलाओं के लिए, औरतों के लिए आपने जो हिम्मत दिखाई है इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, आप संदेश कुछ देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें डर इस बात का है, मतलब लड़कियों को छोड़ के मेरे कम्युनिटी के हर व्यक्ति को इस बात का डर है कि अगर वो समाज के प्रथाओं के खिलाफ में जाएंगे तो उन्हें बाइकआउट कर दिया जाएगा, जो कि मुझे खुद को भी कर दिया है। मुझे और मेरे फैमिली को इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया है कि किसी चीज़ में इन्विटेशन नहीं देते हैं, कोई भी फंक्शन हो, फ्यूनरल हो, लेट इट बी एनीथिंग, हमें इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया है। ऐसा हुआ है कि मेरे भाई को जितने फ्रेंड्स थे मेरे कम्युनिटी में, सबने फ्रेंडशिप तोड़ दी है। जो मेरे एरिया में जो कुछ टूर्नामेंट्स होते थे तो उसमें वो क्रिकेट खेला करता था, तो आज उसे नहीं खिलाते हैं क्योंकि तेरी बहन ऐसा काम कर रही है। समाज कंटक, समाज की बदनामी करने वाले, समाजद्रोही ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो लड़कियों को मैं
यही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन महिलाएं ही बैठ के मेरे घर के नीचे बैठ रही हैं और मुझे मारने का प्लान बना रही है, और उसी वक्त मैंने जाके देखना था कि कौन मुझे हाथ लगा के दिखाता है और मैं उसी बस्ती में रहकर तुमको चेंज करके दिखाऊंगी। ये मेरा ध्येय बहुत पहले से था, और मैं हर एक लड़की को वही कहना चाहती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे हैं वही प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं। बियॉन्ड दैट कुछ आने नहीं वाला है, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता है। देखिए, जब आप सच के साथ है तो जीत सच की होती है, और ये कुछ गलत प्रथाएं हैं तो उसे कोई साथ नहीं देने वाला। मेरी कम्युनिटी छोड़ के आज पूरा देश मेरे साथ में खड़ा है, उसके लिए मैं देश के जितने लोग हमारे सपोर्ट में उन सबको शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। तो लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि डर, सबसे पहली जो डर की बात है, आज वो आप हटाकर आप अगर उस सर्कल से बाहर आएंगी तो हिम्मत है किसी में कि आपको रोक कर दिखा दे। अगर आप खुद हिम्मत करें तो बाकी आपकी हिम्मत और आपके हौसले से शायद डर जाएंगे, जैसा आपके साथ हुआ है। आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई, और आपकी कहानी और आपकी कहानी और आप दोनों, ये तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसे क्षेत्र में गई हैं जहाँ पर महिलाएं नहीं थीं। चाहे हर्षिता हो जो कि फाउंडर हैं एक ऐप की, कंप्यूटर्स, वो भी बहुत ज़्यादा औरतों का फील्ड नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर जाती हैं। इसके अलावा निखत जो कि बॉक्सर हैं, और वो 2 कैब ड्राइवर्स जिनको आपने देखा कि कैसे अपने हौसलों को उन्होंने उड़ान दी, ये सब अपनी राह बना रही हैं ऐसे फील्ड में जहाँ पर औरतों का जाना बहुत सरल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। धन्यवाद।